कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सर्किट डायग्राम के बारे में कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। जैसे कि बैटरी बताया था, स्विच बताया था, अमीटर बताया था, वोल्ट मीटर, रजिस्टेंस, बल्ब, रियोस्टेट, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताई थी। अब इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। हर साल बोर्ड में कम से कम 2 नंबर का इस टॉपिक से आता है, पिछले साल भी आया था। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बच्चों कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस लगाया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट कहना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर को अगर आप वेरी करेंगे तो कंडक्टर का जो करंट होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी वेरी करेगा। तो इसलिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर कहना ज़रूरी है। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब किसी कंडक्टर का जो भी करंट फ्लो होता है उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इंड्स के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उसके। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स दैट कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा वैसे ही एक कांस्टेंट आएगा R, और ये R क्या है बच्चों, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, R से। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V को इधर ही रखें और I को जब इसके नीचे लेके आएंगे तो R का एक इक्वेशन बन जाएगा, या फिर हम लोग I को इधर कर दें और R को इसके नीचे ला दें तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से बच्चों इस रिलेशन से हमारे पास 2 बातें समझ में आ रही हैं, क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दूसरा हो जाएगा कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स दैट कि बच्चों करंट बढ़ाएंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा कि I जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, और I किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ओम्स लॉ तो हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मीन्स दैट कि किसी कंडक्टर की यह प्रॉपर्टी होती है, किसी कंडक्टर की यह प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। किसी कंडक्टर की यह प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बच्चों 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, दूसरा है थिकनेस, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड चौथा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। लेंथ के बारे में हम बात करें पहले कि लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। क्लियर हो रही है बात। थिकनेस की बात करें अगर, तो थिकनेस अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, मतलब कि करंट का जो अपोज होगा वो कम होगा। थिकनेस अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स दैट कि करंट का अपोज ज़्यादा होगा। तो बच्चों ज़रा करंट के केस में ज़रा यही रिलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। चूँकि I इज़ इन्वर्सली रिलेटेड है ना रेजिस्टेंस से, तो अगर लेंथ किसी कंडक्टर का इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा बच्चों तो करंट क्या होगा, कम होगा।
लेंथ अगर डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो लेंथ डिक्रीज़ करेंगे तो करंट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। अगला है थिकनेस। थिकनेस इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस जब घटेगा तो करंट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। मीन्स दैट कि थिकनेस इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है और करंट बढ़ता है। थिकनेस डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर है बच्चों। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और करंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, तो मतलब कि टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जो चौथा है बच्चों नेचर ऑफ द मटेरियल, इसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में। बच्चों जो ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये साइन के द्वारा। ठीक है, इस साइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ओम की यूनिट के बारे में हम बात करें तो क्या कहें, 1 ओम क्या 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 क्वांटिटी होती है। अगर इफ़ I इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर करंट किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों वो 1 ओम होगा। मीन्स दैट कि हम लोग 1 ओम को क्या लिख सकते हैं, 1 ओम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, और ओम की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी, मतलब कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 24 वोल्ट, एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 60 ओम। What will be the current in the circuit? Resistance of the connecting wire is negligible. रेजिस्टेंस को, कंडक्टिंग वायर का जो भी रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेजिबल हमने माना है, बस सिंपल सा माना है कि रेजिस्टेंस 60 ओम रेजिस्टेंस का कोई भी ऑपरेटर्स लगाया गया है उसमें। तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकलेगा बच्चों, क्या फार्मूला होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई की V की जगह पर 24 वोल्ट रख देंगे, आई की जगह पे कुछ नहीं, और आर की जगह पे 60 ओम। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय 60 ओम। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो बच्चों अगर एम्पियर का हमें यूनिट अगर पता करना हो तो एम्पियर का एक और यहाँ से एक यूनिट भी आ जाएगा, वोल्ट पर ओम। वोल्ट पर ओम इज कॉल्ड एम्पियर, ये भी तो हो सकता है बच्चों। तो इसी तरह से आप लोगों को फॉर्मूले दिमाग में बनाने हैं तरह तरह के, और तब ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि किस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को कैसे सत्यापित करते हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे होता है, V और I का, ओम्स लॉ में V एंड I का ग्राफ कैसे होता है, ज़रा इसको समझते हैं। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आपने क्लास 9 में यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ा था कि उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता था, वैसा ही ग्राफ इसमें ओम्स लॉ में भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक ना, वोल्टेज हम बढ़ाते चले जाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो ग्राफ आता है वो यूनिफॉर्म आता है, स्ट्रेट लाइन का आता है। ज़रा चेक करते हैं करंट बच्चों, यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है करंट एंड वोल्टेज का। तो करंट क्या है बच्चों, जब करंट 0.5 एम्पियर, एक और बात ध्यान देनी है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वोल्टेज होगा, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होगा और वाई एक्सिस पे करंट होगा। ठीक है, तो ज़रा इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब वोल्टेज हम लोग 0.85 वोल्ट रख रहे हैं तो करंट कितना आ रहा है, 0.05 एम्पियर। 1.70 वोल्ट है तो 0.10 एम्पियर। 3.5 वोल्ट है तो 0.20 एम्पियर। 5 वोल्ट है तो 0.30 एम्पियर। 6.8 वोल्ट है तो 0.4 एम्पियर। इसको ज़रा देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। 0.85 यहाँ पे है और 0.05 यहाँ पे है। इसको हमने ग्राफ में ले लिया है और अब हम लोग पॉइंट बनाते जा रहे हैं। जब 0.85 है तो करंट कितना है, 0.05 एम्पियर। जब 1.70 है वोल्टेज, तब करंट कितना है, 0.10 एम्पियर।
जब वोल्टेज 3.5 वोल्ट है तो करंट कितना है 0.20 एम्पियर। जब करंट 5 वोल्ट है तो उस समय कितना करंट है 0.30 एम्पियर। जब वोल्टेज 6.8 वोल्ट है तब करंट कितना है 0.40 एम्पियर। बच्चों जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यहाँ से ये प्रूफ होता है कि V और I का जो ग्राफ होता है ओम्स लॉ में वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे सब्सटेंसेस को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कोई भी सब्सटेंस 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? दोज सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग गुड कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक ना। इनमें रेजिस्टेंस कम होता है इसीलिए तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है। अगले हैं रजिस्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कि गुड कंडक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, गुड कंडक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उनको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं, जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम यूरेका भी है। तीसरे सब्सटेंसेस हैं बच्चों इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और इसीलिए उनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता, इतना वो अपोज करते हैं करंट का। तो इसका एग्जांपल है बच्चों रबर, पेपर, ग्लास एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी कहीं पे हो जा रही है तो आप लोग उसको बैक करें और फिर से उसको सुनें ध्यान से और फिर आप लोग समझें उसको। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छे से उनको पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।